हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एटम्स के बारे में जाना था। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद हमने देखा था, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ आइसोबार्स, आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स के बारे में डिस्कस किया। चलिए आज की वीडियो के अंदर हम कुछ मॉडल्स ऑफ एटम जैसे कि जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स, नील बोहर एटॉमिक मॉडल, इसके बारे में जानेंगे। तो एटम की जो पहली थ्योरी थी, सबसे पहले डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की फॉर्म में बताया कि जो एटम है वो एक स्मॉल पार्टिकल है। एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से उन्होंने बताया कि जॉन डाल्टन कंसीडर्ड द आइडिया दैट ईच डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। उन्होंने बताया कि जैसे हमारे पास एक हीलियम का एटम होगा वो कुछ अलग प्रकार का होगा, और जैसे ही वो ऑक्सीजन का लेंगे हम तो वो कुछ अलग होगा। नियोन का एटम होगा वो कुछ अलग होगा। बेसिकली उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी है जॉन डाल्टन ने। उन्होंने कोई एटम का एज सच मॉडल नहीं बताया है कि एटम कैसा होगा, अंदर उसका कैसा स्ट्रक्चर है। फर्स्ट अटेम्प्ट जो एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया गया वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया। ये कुछ पॉइंट्स हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के, वो आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जे थॉमसन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है एटम का मॉडल दिया। जे थॉमसन एक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले खोज की। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को लेके भी रहते हैं। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, proton was discovered by Goldstein, neutron was discovered by Chadwick. These are three important discoveries which are related to these microscopic particles. तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को। जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हम उसे वाटरमेलन टाइप ऑफ मॉडल भी कहते हैं। तो जे थॉमसन क्या बता के गए? इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ अंडरस्टूड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इन एटम बिकॉज ऑल एटम्स दैट Thomson tested produced electrons. He reasoned that atoms of all elements must contain electrons. उन्होंने बताया कि वाटरमेलन टाइप मॉडल होगा। जैसे कि वाटरमेलन आप देखते हैं उसके अंदर सीड्स होते हैं, वैसे ही उन्होंने बताया कि कुछ जो हमारे पास जैसे सीड्स होते हैं वाटरमेलन में, वैसा ही उन्होंने ये देखिए ये मॉडल दिया है। थॉमसन ने क्या बता के गए? एटम्स हैव नो ओवरऑल चार्ज। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर होंगे। एटम्स हैव नो ओवरऑल चार्ज। एटम्स मस्ट ऑल्सो कंटेन पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने प्रोटॉन की बात भी की। थॉमसन्स मॉडल इज कॉमनली रेफर्ड टू एज प्लम पुडिंग मॉडल। पुडिंग के अंदर जैसे हम देखते हैं, जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि उसके अंदर कुछ हमने किशमिश हम देखते हैं, किसी जैसे स्वीट राइस खीर के अंदर हम देखते हैं, वैसे ही ये वाटरमेलन में भी हम देखते हैं सीड्स। तो वैसा ही उन्होंने मॉडल दिया कि सारा जो हमारे पास वाटरमेलन है पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है और जो उसमें सीड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज है। ऐसा मॉडल उन्होंने दिया। लेकिन इसके चलते ही रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि सारा जो एटम है वो यूनिफॉर्म नहीं है और
एटम का जो ज़्यादा मास है वो सेंटर के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। थिन शीट ऑफ गोल्ड के साथ गोल्ड फॉइल उन्होंने लिया, उसकी थिन शीट में से उन्होंने अल्फा पार्टिकल जो हैं वो पास कराए। तो उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को पास करवाया बहुत ही थिन गोल्ड लेयर में से, तो वो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब अल्फा पार्टिकल क्रॉस हो रहे थे एटम के अंदर से, मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल हैं वो कहीं रुके नहीं, वो सीधे ही पास ऑन हो गए। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। ये जो डायग्राम है ये काफ़ी छोटा है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये एक न्यूक्लियस है और ये मैंने वैसे एटम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे एक रफ बाउंड्री बनाया है मैंने कि जब अल्फ़ा पार्टिकल जहाँ से क्रॉस होंगे तो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल सीधे ही चले जाएंगे, क्योंकि स्पेस न्यूक्लियस के बाहर ज़्यादा स्पेस खाली है। बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल जहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो वो कुछ एंगल पे बैंड हो जाएंगे। 1 आउट ऑफ 20,000 से थाउजेंड्स में एक अल्फ़ा पार्टिकल सेंटर में स्ट्राइक करेगा और वो रीबाउंस बैक हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल जब एक थिन गोल्ड की लेयर, उन्होंने बहुत ही स्मॉल गोल्ड का फॉइल जो लिया है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, उसका डायमेंशन एटम्स के डायमेंशंस का है कि उन्होंने जो अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से पास करवाए हैं तो देखिए कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स आर गोइंग स्ट्रेट। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एटम के अंदर ज़्यादा स्पेस तो खाली है, जो न्यूक्लियस है उससे कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ स्मॉल एंगल पे बैंड हो रहे हैं, और थाउजेंड्स में से जो एक अल्फ़ा पार्टिकल है वो रीबाउंस बैक हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने बताया कि जो एटम है उसके अंदर कुछ सॉलिड मास है। जैसे आप लेदर की बॉल को देखते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो लेदर की बॉल है उसके अंदर आप अगर देखेंगे ना खोल के तो उसके अंदर आपको एक छोटा सा पत्थर दिखाई देगा। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि जो एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो हैवी पार्ट है, बाकी ऑलमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो पार्ट बिल्कुल खाली है, ऑलमोस्ट खाली है। इसीलिए अल्फ़ा पार्टिकल सीधे पास ऑन हो रहे हैं, बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल कुछ एंगल पे बैंड हो रहे हैं, एंड 1 आउट ऑफ 1000 जो हैं वो रीबाउंस बैक हो रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में ये नहीं आया है तो इसी वीडियो को पॉज करके इसी कॉन्सेप्ट को आप बार बार देख सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी को लेके बताया। तो इस तरीके से जो रदरफोर्ड थे वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये मॉडल जो था वो रिजेक्ट किया। जो जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट देके गए थे उन्होंने अपना मॉडल दिया। तो ये मैंने डायग्राम ऑलरेडी आपको बना के समझाया है कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल है वो सीधे स्ट्रेट ही जा रहे हैं। बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल जो ये इस एंगल पे टच करेंगे, स्ट्राइक करेंगे तो वो बैंड हो जाएंगे। बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल जहाँ पे जाएंगे तो वो रीबाउंस बैक हो जाएंगे, बिकॉज ज़्यादा स्पेस आप कंपैरेटिवली इसका देखेंगे सेंटर में से देखिए कितना ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑलमोस्ट खाली है, बहुत ही कम स्पेस है। रेडियस के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं रेडियस के अकॉर्डिंग कि बहुत ही कम स्पेस ऐसा है जो डेंस है, ज़्यादातर स्पेस आपको खाली मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स आर गोइंग स्ट्रेट। Most of the positive particles went right through the foil. However, 1 in 1000 positive particle bounced back. सिर्फ
एक ही पार्टिकल 10,000 में से रीबाउंस बैक हुआ है। तो इसके चलते रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो बेस्ड ऑन दिस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड रिवाइज्ड द एटॉमिक मॉडल। उन्होंने एटॉमिक मॉडल को रिवाइज किया। इसके चलते ही इन बिटवीन चैडविक आए। चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस के जो कॉन्सेप्ट था उसको चैडविक वॉज अ स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड हु refined the concept of nucleus. He discovered that nucleus contains neutral particles as well as positive particles. जो चैडविक साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूक्लियस को फर्दर रिफाइन किया। उन्होंने बताया कि ये न्यूक्लियस है उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। मैं फिर से आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा वेट जो होता है वो न्यूट्रॉन का होता है, जिसके कारण जो न्यूक्लियस है वो हैवी है। ऐसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि न्यूट्रॉन जो है वो हैवी पार्टिकल है, जिसके चलते जो एटम का ज़्यादा वेट है वो न्यूक्लियस के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो चैडविक के मॉडल के अकॉर्डिंग neutral particles in the nucleus of the atom called neutrons, positively charged particles are called protons. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन का फंक्शन जो है वो प्रोटॉन की रिपल्शन को कम करना है। न्यूट्रॉन का जो फंक्शन है मैं फिर से बता रहा हूँ, वो प्रोटॉन की रिपल्शन को कम करना है। जितने प्रोटॉन बढ़ते चले जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूरेनियम का एग्जाम्पल लेंगे तो यूरेनियम के अंदर आपको 92 प्रोटॉन मिलेंगे, क्योंकि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। तो उसके रिपल्शन को कम करने के लिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके देखिए 143 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन का फंक्शन प्रोटॉन के बीच में जो इंटर प्रोटॉनिक रिपल्शन है सेम चार्ज की वजह से उसको कम करते हैं। तो protons and neutrons have approximately same mass. However, neutrons do not have identical charge. फिर भी सेम मास नहीं है, न्यूट्रॉन ज़्यादा हैवी है। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट है। न्यूट्रॉन हैवी पार्टिकल है और पर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये रदरफोर्ड जो थे उन्होंने फिर इस मॉडल को रिफाइन किया। तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसके बाद नील बोहर नाम के साइंटिस्ट ने उसको फिर से रिवाइज किया है। पहले मैं आपको रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगा। जो रदरफोर्ड का मॉडल था उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। बट रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ पे घूमते हैं। उनके पास ऐसी एनर्जी जो वो रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड, वो एनर्जी का लॉस जो है उसको वो डिफाइन नहीं कर पाए। एक फिजिक्स के साइंटिस्ट क्लार्क मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने पॉइंट आउट क्या किया कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो अल्टीमेटली वो भी एनर्जी का लॉस उसका होगा। अगर एनर्जी का लॉस होगा तो उसका पाथ जो है फिर छोटा होता जाएगा। जैसे ही उसका पाथ छोटा होता जाएगा तो फिर एक टाइम पे आके तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अगर ऐसा रदरफोर्ड बोल के गए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, फिर तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक टाइम पे एनर्जी का लॉस होगा और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो इस बात को रदरफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इन द मीन टाइम नील बोहर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एटम का मॉडल दिया। उन्होंने इसमें क्या सुधार किया उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। जो नील बोहर साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि जो रदरफोर्ड बता के गए हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, वो बात सही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उसके कुछ वेल डिफाइंड ऑर्बिट हैं और वो वहीं पे ही रिवॉल्व करते हैं।
अगर वो वहीं पे रहेंगे तो उनकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये देखिए, ये पहला ऑर्बिट उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसका एंगुलर मोमेंटम MVR, उसका एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। NH अपॉन 2 पाई है या 4 पाई है, थोड़ा देख लेंगे। आई थिंक मे बी 2 पाई है या 4 पाई है, थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं, चलिए ये तो आप बुक में से कंफर्म कर सकते हैं। चलो अभी के लिए 2 पाई लिख देते हैं। तो MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो बोहर ने क्या बोला, बोहर कहते कि इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में घूमेगा, वही ऑर्बिट परमिटेड होंगे जहां पे उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा। तो इसीलिए उन्होंने वेल डिफाइंड पाथ बनाए हैं, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमेगा। इसी के चलते उन्होंने इसको शेल भी बोला है कि ये एक पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। सब्सिक्वेंट शेल्स उन्होंने जो हैं बताए हैं। तो नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या ऐड ऑन किया है कि कुछ न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रास्ते हैं, अगर मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो सर्कुलर रोड्स हैं, रास्ते बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, ऑर्बिट्स बने हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन उन सड़कों पे चलेगा, अगर गाड़ी उस सड़क पे चलेगी तो उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ऐसा नील बोहर बोल के गए। मैं सिंपल भाषा में आपको ये समझाना चाहता हूँ। हाँ, अगर उसे शेल 1 से कभी मन करे कि मुझे 2 में जाना है, उसके दिमाग में आया 1 में उसका मन नहीं लग रहा, 1 से उसे 2 में जाना है, तो 1 से 2 में जाने के लिए फिर उसको थोड़ा एनर्जी का गेन करना होगा, उसे थोड़ा गुस्सा आएगा तभी वो 2 में जा सकता है। अगर वो 2 में जाएगा तो फिर उसे एनर्जी गेन करनी होगी। अगर हम उसे एनर्जी देंगे, हीट करेंगे, कुछ करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है नेक्स्ट जो उसके लेवल्स हैं, फ्रॉम N1 टू N2, N2 टू N3, N3 से N4, किसी भी ऐसे लेवल्स में वो जंप कर सकता है जब हम उसको एनर्जी देंगे। लेकिन जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर से एनर्जी का लॉस उसका होगा, तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया कि ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट होगा तो वो अपने लेवल्स को चेंज कर सकता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने ही लेवल पे वापस आ जाएगा अपनी एनर्जी का जब लॉस हो जाएगा। तो दिस इज़ द कंसेप्ट कि कैसे इलेक्ट्रॉन अपने शेल से दूसरे शेल में ट्रांजिशन करेगा। और जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस लेवल्स में आता है तो हमारे पास एक सीरीज बनती है हाइड्रोजन के केस में, जिसको बाल्मर पाश्चन पिफन सीरीज कहते हैं। वो यहाँ पे हम नहीं डिस्कस करेंगे, तो वो हाइड्रोजन के जो एमिशन को लेके हैं वो अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नील बोहर जो बता के गए उनका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो उनकी एनर्जी का लॉस जो है वो नहीं होता है, क्योंकि वो वहीं एंगुलर मोमेंटम, वहीं सड़कों पे घूमते हैं, वही ऑर्बिट्स में घूमते हैं जहाँ पे उनका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के इक्वल हो। ये देखिए उन्होंने क्या कहा है, बोहर सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन्स सराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स कॉल्ड शेल्स। एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में ही वो रहते हैं। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि उसी शेल में रहे, लेकिन उसको एनर्जी का गेन करना होगा, फिर वो अपने हायर लेवल में चला जाएगा। जब एनर्जी उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो वापस फिर अपनी ही जगह पे आ जाएगा।
ईच शेल कैन ओनली कंटेन ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप देखेंगे कि पहले शेल में, यहाँ पे डायग्राम में देखिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। पहले शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, नेक्स्ट में 8 होंगे, और थर्ड में भी ऐसे ही 8, ऐसे ही सीक्वेंस चलता चला जाएगा। ये देखिए जो एग्जाम्पल है इसमें सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, 1 2 ये 8 10 प्लस 1, तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। तो ऑब्वियसली बताइए कि अगर 11 ही इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं तो ये किस एलिमेंट का एटम होगा? मुझे आप बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर, ये किस जो एलिमेंट है किसका एटम होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि अगर इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही प्रोटॉन होंगे ऑब्वियसली। न्यूट्रॉन का नंबर 11 से ज़्यादा भी हो सकता है, वो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब नील बोहर ये बता के गए कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो उन्होंने वेल डिफाइंड पाथ बताया। उसके बाद डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मूव करेगा तो उसका जो बिहेवियर है वो एक पार्टिकल की तरह नहीं, उसका जो बिहेवियर होगा वो वेव की तरह होगा। तो उन्होंने बताया कि एक पर्टिकुलर पाथ नहीं, वो कभी न्यूक्लियस के पास और कभी न्यूक्लियस से दूर जाएगा, वो एक वेव की फॉर्म लेगा। तो ऐसा पॉइंट आउट किया डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने। तो नील बोहर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। उन्होंने जो एटम के अंदर, एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको पार्टिकल ही माना था, वो उसका वेव फॉर्म नहीं उन्होंने जो है डिस्कस किया था। मैं डी ब्रॉगली के कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा नहीं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं ब्रीफली जो डिस्कस कर रहा हूँ एटम के मॉडल की जो है कैसे सक्सेसिवली वो आगे बढ़ा, बस उसके बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी के लिए आपको क्या समझना है कि इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं है, वो एक वेव की फॉर्म में है। तो आइडियली आप देखेंगे कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की फॉर्म में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अभी के लिए आपको इतना ही समझना होगा। और एक हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट आए, वो क्या बोल के गए, वो ये बोल के गए कि आप नहीं बता सकते एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और उसके मोमेंटम को। पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। जब मैंने एंगुलर मोमेंटम लिखा था तो उसके साथ आर लगा दिया था, mvr। तो पोजीशन को x से अगर मैं लिखता हूँ तो मैं मोमेंटम को कैसे लिखा है, mv। वो कहते हैं किसी भी ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं बताया जा सकता। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर लाइट डालूँगा तो लाइट की एनर्जी के कारण उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसके मोमेंटम में कुछ अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो उसके मोमेंटम में कुछ अनसर्टेनिटी आ जाएगी अगर मैं उसके ऊपर लाइट डालूँगा, क्योंकि देखने के लिए लाइट चाहिए। अगर मैं उसकी वेलोसिटी चेक करना चाहूँगा तो अगर उसके ऊपर लाइट पर अगर मैं उसकी पोजीशन देखूँगा तो उसके लिए लाइट ज़रूरी है। पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की देखनी है तो लाइट ऑब्वियसली चाहिए। तो पोजीशन एंड मोमेंटम जो है वो एक टाइम पे चेक नहीं किए जा सकते, ऐसा हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट बोल के गए। तो हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली के वेव कॉन्सेप्ट के बाद जो एक एटॉमिक मॉडल आया उसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। नील बोहर नाम के साइंटिस्ट के बाद जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया उसको कुछ लेमन लैंग्वेज से इस प्रकार से समझा जा सकता है। मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ, आप ज़्यादा ऐसे मत समझिए कि मुझे हाइजेनबर्ग या फिर
जो डी ब्रॉगली है, ये तो कंसेप्ट मुझे जहाँ पे आके हौच पौच हो गया। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको ज़्यादा डीप में नहीं सोचना अभी के लिए। अभी के लिए आप सोचिए कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में तो हैं, बट फिर भी कोई पर्टिकुलर उनका वो नहीं है कि वो उसी बिल्कुल शार्प एक लाइन आप बना दो कि इसी के ऊपर घूमेगा, ऐसा नहीं है। वो न्यूक्लियस के कभी दूर और कभी पास वेव की फॉर्म में रहता है। वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का रहेगा। सच अ वेव कैन बी कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो ये मैंने जो है आपके साथ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी डिस्कस किया। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में पाया जाएगा, शेल के अंदर फिर सब शेल होते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे हम शेल के अंदर सब शेल पाए जाएंगे। जैसे एक सिटी बताते हैं हम कि सिटी चंडीगढ़ है, उसके अंदर कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर के बाद हम बात करेंगे कि कौन से हम सेक्टर ए है, सेक्टर बी है, सेक्टर सी है। तो उसको मैं ऑर्बिटल का नाम दे देता हूँ अभी के लिए। फिर उसका स्पिन, तो फिर हम बताते हैं हाउस नंबर। वैसे ये कंप्लीट एड्रेस बताने के लिए एटम का मुझे ये 4 चीज़ें चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, दूसरे में है, तीसरे में है। अगर पहले शेल में है तो उसका सब शेल कौन सा है। अगर सब शेल सेक्टर पता चल गया कि कौन सा सेक्टर है, सेक्टर 10 है या फिर 3 है या फिर 50 सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है, उसके बाद फिर हमें पता होना चाहिए ए में है, सेक्टर ए बी सी डी कौन से सेक्टर में है, तो उसको ऑर्बिटल मान लिया। उसको नहीं माना, सॉरी, मैंने उसको सेक्टर का ए बी सी मान लिया। ऑर्बिटल तो है ही है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में तो एग्जिस्ट जो करेगा वो शेल, सब शेल, ऑर्बिटल या फिर स्पिन करेगा। हाउस नंबर क्या है उसके बेस पे मैंने इधर स्पिन लिख दिया। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, कौन से शेल में, उसके बाद वो कौन से सब शेल में है, उसके बाद कौन से ऑर्बिटल में पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसकी स्पिन क्या रहेगी। इसको हम इस एड्रेस की फॉर्म में, क्वांटम नंबर की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये